हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं गेट के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट को सोल्व कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अ फंक्शन डिफाइंड एज, एक फंक्शन दिया गया है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू 0 है अगर एक्स 2 से छोटा है, एक्स की वैल्यू अगर 2 से 4 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और फंक्शन की वैल्यू 0 है अगर x 4 से बड़ा है। तो पूछ रहा है फॉर एफ एक्स टू बी अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन द वैल्यू ऑफ ए मस्ट बी, यानी कि अगर इस फंक्शन को एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होना है तो द वैल्यू ऑफ ए मस्ट बी, ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 8, 16, 18, 22। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाएं वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के, तो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यही एक चीज है जो याद रखनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के केस में हम निकालते हैं इस तरीके से। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो हम निकालेंगे -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम इसका सम कर रहे हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही एक कॉन्सेप्ट से इस तरह के क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की। तो यहां जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो हम पहले इसको ब्रेक कर लेंगे, लिमिट को ब्रेक कर लेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। -इन्फिनिटी से 2 के बीच में एफ एक्स डी एक्स। उसके बाद कहां ब्रेक करेंगे, उसके बाद 2 से 4 के बीच में ब्रेक करेंगे। तो 2 से 4 के बीच में फंक्शन की क्या वैल्यू है और इसका इंटीग्रेशन। फिर हम 4 से ग्रेटर यानी 4 से इन्फिनिटी के लिए हम करेंगे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स डी एक्स। तो अब करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू -इन्फिनिटी से 2 के लिए कितनी है, 0। तो ये पार्ट हमारा हो गया 0, प्लस फिर 2 से 4 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई है, 2 से 4 के लिए फंक्शन की वैल्यू दी गई है 2x प्लस 3 और बाय a, और ये हो गया dx। और यहां फिर 4 से जब इन्फिनिटी यानी 4 से ग्रेटर है तो फिर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो मतलब हमें कुल मिला के अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो और वो उसको किसके इक्वल रखना है, उसको इक्वल रखना है 1 के इक्वल। ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अब यहां पे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये दिया गया हमें 2 से 4 तक लिमिट दी गई है, 1/a तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। फिर हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाएगा 2x² 2। फिर उसके बाद हम करेंगे 3 का, तो 3 का हो जाएगा 3x, और ये टोटल किसके इक्वल दिया गया है, 1 के इक्वल दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। तो रखेंगे तो पहले यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/a। यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12, माइनस फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस ये कितना हो जाएगा 6, और ये किसके इक्वल है 1 के। तो a इधर चला जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया 10, यानी कि ये बच जाएगा 18, और ये इक्वल टू हो जाएगा a। तो हमसे a की वैल्यू पूछी थी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, यानी कि c इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, if -6 and 3 are the eigenvalues of a non singular का मतलब है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A, then the eigenvalue of adjoint A की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। ऑप्शन ए है -12 6, ऑप्शन बी है हमारे पास 12 -6, ऑप्शन सी है हमारे पास
-3 6 और ऑप्शन डी है हमारे पास 3 - 6। तो हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में, हमें एक मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यूज हमें दे रखी हैं और हमसे आइगन वैल्यूज पूछी है एडजॉइंट ऑफ ए की, यानी उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की क्या आइगन वैल्यू होंगी ये हमसे पूछिए। तो हमें इसके लिए एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब भी हमें एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू निकालनी हो तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज होंगी, दो आइगन वैल्यूज होंगी, ए डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट आइगन वैल्यू, सेकंड जो आइगन वैल्यू होगी ए डिटर्मिनेंट बाय सेकंड आइगन वैल्यू। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज दे रखी हो और हमें उसके एडजॉइंट की आइगन वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट आइगन वैल्यू और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बाय सेकंड आइगन वैल्यू। तो यही चीज यूज करके हम इसकी आइगन वैल्यूज निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ना उसकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है। किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आएगा, -6 × 3 यानी कि कितना आएगा, -18। -18 आ गया, लेकिन हमें क्या निकालनी है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो क्या होगी, फर्स्ट आइगन वैल्यू होगी हमारे पास ए डिटर्मिनेंट बाय λ1, सेकंड आइगन वैल्यूज होगी ए डिटर्मिनेंट बाय λ2। तो हमें ये कितना आया, -18 डिवाइडेड बाय ये λ1 कितना है, -6 और फिर उसके बाद है हमारे पास -18 और फिर ये λ2 यानी कि कितना है हमारे पास 3। तो ये आ जाएंगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 3 और -6 यानी कि डी इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा था जिसमें हमने ये प्रॉपर्टी लगा के निकाल लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, हमें दिया गया है इफ u x y z, u एक फंक्शन है x y z का जो कि किसके इक्वल है हमारे पास, e⁻x y z के इक्वल है। तो हमसे पूछा है देन del q बाय u, del x del y और del z ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू मतलब कि हमें u का 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। किस किस के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन दिया गया है e⁻x y z 1 + x y z प्लस फिर उसके बाद है 3x² y² z²। फिर हमारे पास बी ऑप्शन दिया गया है e⁻x y z, यहाँ पे है 1 + x y z प्लस x² y² z²। फिर हमारे पास सी ऑप्शन दिया गया है e⁻x y z, यहाँ पे है 1 + 3x y z प्लस x² y² z²। फिर डी ऑप्शन हमें दिया गया है e⁻x y z प्लस 3x y z प्लस x³ y³ और z³। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए और हमें क्या करना क्या है कि u का 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। उस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में मैं क्या करता हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेता हूं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, इसका यह मतलब होता है कि x के अलावा सब चीजें कांस्टेंट हैं। तो e⁻x y z का तो e⁻x y z आ जाएगा। फिर अब हमें इस x y z का करना है, तो ये y z कांस्टेंट हो गया, x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा यानी कि y z, ये आ गया। अब ये x के रेस्पेक्ट में हो गया। अब हम y के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो लिखेंगे d² बाय dx dy, ये लिखेंगे। तो ये लिखेंगे तो अब इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अब ये भी वेरिएबल है
क्योंकि इसमें y वाले टर्म है, ये भी वेरिएबल है क्योंकि y वाले टर्म है, y के अलावा सब टर्म कांस्टेंट है। तो जब दो चीजें दो वेरिएबल प्रोडक्ट में हो तो वहां पे प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट टूल क्या कहता है, पहले इसका करो, इसको ऐसे ही रखो, तो y z का ऐसे ही रखो और इसका डेरिवेटिव करो y के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर x y z का सेम आ जाएगा। फिर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, x z आ जाएगा, फिर प्लस अब इसको ऐसे ही रखेंगे, e टू दी पावर x y z को ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा z, ये आ जाएगा हमारे पास z। अब हम किसके रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, y के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं। अब हमको करना है किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। तो मैं z के रेस्पेक्ट में करता हूं, यहाँ पे करली, यहाँ पे लिखेंगे डेल क्यूब u बाय डेल x डेल y और उसके बाद डेल z। तो फिर यहां पे इसमें भी z वाली टर्म है और इसमें भी z वाली टर्म है और इसमें भी z वाले, तो इनका प्रोडक्ट रूल यहां पे लगेगा और इनमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहां प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, तो मैं यहां प्रोडक्ट रूल लगाता हूं। तो सबसे पहले मैं इस पूरी टर्म को रख लेता हूं एक साथ और इसका करता हूं, यानी मैं यहां रख लेता हूं x y और z का स्क्वायर एक साथ रख लेता हूं और इसका करता हूं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x y z का सेम। अब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा x y, ये आ जाएगा x y प्लस अब क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे, e टू द पावर x y z को ऐसे ही रखेंगे, e टू द पावर x y z को ऐसे ही रखेंगे और इसका हम करेंगे z के रेस्पेक्ट में। तो x y है और ये z और ये z स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2x y z आ जाएगा प्लस। फिर इसमें प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, पहले इसका कर लेते हैं, z का 1 हो गया तो e टू द पावर x y z बच गया हमारे पास प्लस। फिर इसका कर लेते हैं, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा z ऐसा का ऐसा और यहाँ पे e टू द पावर x y z का ऐसा और इसका आ जाएगा x y। अब क्या करते हैं, पूरे में से e टू द पावर x y z कॉमन ले लेते हैं। तो e टू द पावर x y और z अगर कॉमन ले लेंगे, x y तो हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, पहले ये लिखते हैं, यहाँ पे 1 हो गया। फिर यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। फिर यहाँ क्या बचा, 2xyz और यहाँ एक xyz, तो ये हो गया 3xyz। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, 3xyz x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और ये 1 और e टू द पावर xyz, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्टली मैच कर जाएगा। तो यही पूछा था हमसे तीसरे क्वेश्चन में, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ फंक्शन u x y, u एक फंक्शन है x y वेरिएबल के रूप में, इज डिफाइंड एज, जिसको कि डिफाइंड किया गया है u x y इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x क्यूब y प्लस y क्यूब x। देन हमें बताना है x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y कितना होगा हमारे पास, कितना होगा। ए, ऑप्शन ए है 2u, ऑप्शन बी है हमारे पास 3u, ऑप्शन सी है हमारे पास 4u, ऑप्शन डी है हमारे पास 5u। कितना होगा हमारे पास। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है कि जब भी हमें कोई होमोजीनियस फंक्शन दिया गया हो, हमें होमोजीनियस फंक्शन, मैं अब बताऊंगा होमोजीनियस फंक्शन भी क्या होता है। मान लेते हैं कि हमें एक होमोजीनियस फंक्शन दिया गया है और मान लेते हैं कि वो n डिग्री का है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री का एक दिया गया है हमें होमोजीनियस फंक्शन। तो उस केस में हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y किसके इक्वल होगा, nu के।
u एक फंक्शन है जिसकी डिग्री n है और वो एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो उसके लिए हम लिखेंगे x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू एन यू। और हम देखेंगे कि ये डिग्री कैसे पता करते हैं हम, और होमोजिनिटी कैसे पता करते हैं। होमोजिनिटी ऐसे पता करते हैं अगर x और y की पावर का सम मिला के इक्वल रहे हर जगह पे, तो इसका मतलब वो एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। जैसे इस फंक्शन की बात करें, यहां पे x और y की पावर का सम देखें, अगर हम x और y की पावर का सम देखते हैं तो 2 + 2 यहां 4 है, 3 + 1 4 है, 3 + 1 4 है, मतलब हर जगह x और y की पावर का जो सम है वो सेम है। या इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं, अगर मान लेते हैं कि ये ऐसा होता x² y² प्लस यहां पे हो जाता हमारे पास x³ y प्लस ये हो जाता हमारे पास y³ और x, और मान लेते हैं कि इसके बाय में हमारे पास यहां होता, मान लेते हैं x + y होता, x + y होता, तब इसकी डिग्री का सम, तब इसकी डिग्री क्या होती। तो अगर हम देखें तो ऊपर पावर का सम कितना है हमारे पास, ऊपर पावर का सम हमारे पास 4 है, नीचे पावर का सम कितना है 1 है, तो 4 में से 1 एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला जो हमारे पास नीचे पावर का जो सम आ रहा है, तो ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन होगा जिसमें क्या होगा हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्या कौन सा फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, जिसकी डिग्री 4 है, क्योंकि इनकी पावर का सम कितना आ रहा है 4, तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा 4u होगा। x del u by del x प्लस y del u by del y का क्या होगा हमारे पास 4u, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा C। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है दी मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, मैक्सिमम स्लोप निकालना है कर्व का जो कि दी गई है y = -x³ प्लस 3x² प्लस 2x - 27 इज। एक कर्व दी गई है, उसका हमें मैक्सिमम स्लोप बताना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है हमारे पास 2, उसके बाद ऑप्शन सी है हमारे पास 5 और ऑप्शन डी है हमारे पास -23। तो ये हमें कर्व दी गई है और हमें इसका मैक्सिमम स्लोप बताना है। तो सबसे पहले किसको मैक्सिमम करना है, स्लोप को। तो पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा और हमें पता है स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इक्वल होता है m होता है dy/dx के इक्वल। मतलब पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं, तो m हमारा होगा dy/dx, तो हम इस कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा -3x², फिर यहाँ कितना आएगा 6x, यहाँ कितना आएगा 2। अब ये स्लोप आ गया और इसको हमें मैक्सिमम करना है। तो जब भी हमें स्लोप को मैक्सिमम करना हो तो कैसे करते हैं, किसी भी फंक्शन को अगर हमें मैक्सिमम करना हो तो उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो m का मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं, dm/dx करता हूं। तो dm/dx अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा -6x, और ये कितना आएगा 6, और फिर मैं क्या करता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करता हूं, और तो मेरे को x क्या मिलेगा, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट मिल जाएगा x = 1। अब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा, सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को आ जाएगा d²m/dx² आएगा -6, -6 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। और कहां पे हो रहा है, x = 1 पे। लेकिन मेरे से पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ स्लोप की, तो मैक्सिमम वैल्यू स्लोप की कितनी आ रही है, x = 1 पे आ रही है, और कितनी आ रही है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3, ये हो जाएगा 6 + 2 यानी 8 - 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 5, यानी कि C इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।